हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अनपढ़ चैनल पे। तो फ्रेंड्स, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहाँ पर जो है मुझे एक यूजर का कमेंट आया था कि सर जो कुछ ऑब्जेक्शन जो हो सकते हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केवल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हो सकता था। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो है 5 क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन करूंगा। वहाँ पर आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और किस तरीके के आप जो है अगर आपको प्रूफ के लिए सपोर्टिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगाना है तो आपकी किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ये एरर वाला वो था। एरर वाला अगर देखेंगे तो आयोग ने इसका आंसर जो है लोडिंग एरर दिया हुआ है। ठीक है। अब जो है अगर हम बात करें तो इसके सही आंसर की जो आयोग ने तो दिया है, जो आपका पन्नागर ने जो बनाया है वो लोडिंग एरर बनाया है। मगर एक्चुअल में जो इसका आंसर हो सकता था वो सिस्टमैटिक एरर भी इसका आंसर हो सकता था। क्योंकि देखिए क्वेश्चन को समझिए, द एरर कॉज बाय द एक्ट ऑफ द मेजरमेंट। एक्ट ऑफ द मेजरमेंट के कारण जो एरर आती है। ठीक है। अगर एक बार के लिए अगर हम मानते हैं कि आयोग ने पन्नागर ने जो है लोडिंग एरर को भी सही आंसर माना है, तो अगर आप देखें अगर हम एरर के बारे में बात करें तो आपकी जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो आपकी 3 तरह से पॉसिबल है। या तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर के कारण पॉसिबल है, या आपके इन्वायरमेंट में एरर के कारण पॉसिबल है, या फिर जो है आपका जो है ऑब्जर्वेशनल एरर के कारण ये पॉसिबल है। तो अगर हम इसको देखें आगे, आपकी जो टोटल एरर जो है 3 तरह की होती है। रैंडम एरर जो कहीं से भी आ गया आपको नहीं पता, सिस्टमैटिक एरर जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि 3 टाइप की होती है, और ग्रॉस एरर। ठीक है। तो अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर में पहली एरर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आपने गलत रीडिंग करी है। मतलब इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं कि पैरेलैक्स जो है इसका एग्जांपल है। इन्वायरमेंट का मतलब है आपकी सराउंडिंग कंडीशंस पे। सपोज जैसे जो है आपको कोई रजिस्टेंस है। ठीक है। इंडक्टर की भले ही शेप में बन गया है, वो आपको जो है इसका रजिस्टेंस मेजर करना है। तो आपको इसका रजिस्टेंस मेजर करना है तो आप देखिए इन्वायरमेंट का भी इसमें इफेक्ट रहेगा। कैसे रहेगा? आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आप देखते हैं यहां पर जो है आपका, अगर आपका चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा तो आपकी जो है क्या हो सकती है, आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर जो है आपका इन्वायरमेंटल एरर भी इस तरीके से होती है। ठीक है। अब हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल एरर की, मतलब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है वो पहले से उसी उसमें एरर हो। कैसे एरर हो? ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ डिवाइस, उसकी कुछ लिमिटेशंस हो कि वो काम नहीं कर पा रही है, कुछ चीजें हों। ठीक है। और अब्यूज ऑफ ए अपरेटस। ठीक है। अपरेटस का ही गलत बिहेव कर रहा हो, और इफेक्ट ऑफ लोडिंग। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ लोडिंग के कारण जो एरर होती है उसे आप लोडिंग एरर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो है अगर आप माने कि इसका आंसर लोडिंग है आयोग के अकॉर्डिंग सही, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि क्या चीज आपको समझनी पड़ेगी कि लोडिंग एरर जो है सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट है। तो आपके सी या डी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन को भी देखा जाए तो क्वेश्चन में इसने ये नहीं बताया कि एरर कॉज बाय द एक्ट ऑफ मेजरमेंट। एक्ट ऑफ द मेजरमेंट की इसने बात करी है। इसने बात करी है एक्ट ऑफ मेजरमेंट की। तो एक्ट ऑफ मेजरमेंट जो है, एक्ट ऑफ मेजरमेंट में मैं समझता हूं कि लोडिंग एरर अपने आप में इंक्लूड नहीं होता है। लोडिंग एरर ड्यू टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती है। तो अगर मैं बात करूं बिल्कुल सही आंसर की, तो बिल्कुल सही आंसर जो है आप इसका कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर इसका आंसर है। अगर आपको लगता है कि लोडिंग एरर भी इसका आंसर हो सकता है, तो लोडिंग एरर क्योंकि अपना में सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है, तो आपका इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका सिस्टमैटिक एरर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो आप लोग जो है इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आपको जो है अगर आपको सिस्टमैटिक एरर के बारे में समझना है तो आपको ए के सानी हमारे लिए जो बेस बुक होती है उसके पेज नंबर 42 में आपको जो है इस एरर के बारे में मिल जाएगा। ए के सानी जो हमारे लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस बुक होती है आपका मेजरमेंट सब्जेक्ट के लिए, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो यहां से अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन छोड़ दिया है। ठीक है। जनरली सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है आपका इंजीनियरिंग सर्विस में भी आया हुआ है। ठीक है। मगर यहां पर आप क्लेम कर सकते हो कि इसकी लैंग्वेज में कुछ गलती है। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, 2 वाट मीटर मेथड, 2 वाट, अगर इस लैंग्वेज को आप पढ़े, 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरमेंट पावर इज यूज टू, पावर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। बैलेंस 3 फेज सर्किट। इफ द वाट मीटर रीडिंग इज जीरो। ठीक है। इसने आपको कह तो दिया कि आपके वाट मीटर की रीडिंग जीरो है। अब कितने कितने वाट मीटर की रीडिंग जीरो है ये इसने नहीं बताया है। क्या पता दोनों के दोनों वाट मीटर की रीडिंग जीरो है। अगर मैंने कहा एक वाट मीटर की रीडिंग W1 है, दूसरे की W2 है, तो इसने आपको ये नहीं बताया है कि कितने वाट मीटर की रीडिंग जीरो है। अगर आप ओनली 1 वाट मीटर की रीडिंग को जीरो कंसिडर करोगे, ओनली
1 वाट मीटर की रीडिंग को आप 0 कंसीडर करोगे तो उस केस में जो आपका जो पावर फैक्टर वो जो आ जाएगा वो आपका 0.6 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा, अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले केस की, जब आप जो है केवल 1 वाट मीटर की रीडिंग को 0 मान रहे हैं। अगर आपके केस टू भी तो इसमें हो सकता है, क्योंकि आप लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज में इसने कहीं पे भी, अगर आप उसे हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्या लिख रहा है कि जब शक्ति मापन, यहाँ पे आप देखिए, जब शक्ति का मापन 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करके संतुलित 3 चरणों के सर्किट को मापने के लिए किया जाता है, यदि वाट मीटर की रीडिंग 0 है, यहाँ पे भी देखिए, इफ द वाट मीटर रीडिंग इज 0, वाट मीटर की रीडिंग 0 है, इफ वन ऑफ द वाट मीटर रीडिंग 0, अगर ऐसा होता तो उस केस में आपका आंसर 0.5 सही था। बट इसने इस क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं बताया कि 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है या दोनों वाट मीटर की रीडिंग 0 है। अगर आपके दोनों वाट मीटर की रीडिंग 0 हो जाती है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आपका जो है ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, पावर कंज्यूमिंग द सर्किट इज 0। आप ये भी कह सकते हैं कि पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 0। और तो अपना इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर आपका ऑप्शन 2 अगर आप मानते हैं तो आपके जो है ए और बी ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप दोनों वाट मीटर की रीडिंग को 0 कंसीडर कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल वाट मीटर की रीडिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन जो है डी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जो है, मुझे लगता है कि इसमें जो हर स्टूडेंट को मार्क्स मिल जाएगा। आप लोग जो है इसको इस अकॉर्डिंग क्लेम कीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं पे भी बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि 1 वाट मीटर की रीडिंग जो है। सिमिलरली क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ था, इंजीनियरिंग सर्विस में भी शायद ये क्वेश्चन बाद में रिमूव कर दिया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं, आप लोग इसको क्लेम करोगे तो आपको आंसर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में एरर है। जनरली जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए आ रहे हैं तो मैं इनमें देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो एरर है वो लैंग्वेज की वजह से एरर है। तो इस क्वेश्चन में भी जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी जो है आप लोग इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और आपका डी भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ भी क्लियर नहीं दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंटों के डाउट आ रहे हैं, बहुत वो आ रहा है, थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है। शुरुआत में क्या है, अगर हम क्वेश्चन को समझे तो शुरुआत में ये कह रहा है कि आपका जो है लोड कैसा कनेक्टेड है, लोड जो है आपका डेल्टा कनेक्टेड है। अब आपने क्या कर दिया, डेल्टा को जो है आपने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। ये कह रहा है कि चलिए सबको समझने के लिए, ये आपका आर है, ये आर है, और आपका ये आर है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, ये अगर थ्री फेज बैलेंस लोड इज डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपको क्या किया, इसको आपने सेम सप्लाई में क्या कर दिया, स्टार कनेक्टेड कर दिया है, ठीक है। पहली चीज, अगर आपने इसको समझ के, अगर थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, अगर आपने इसका स्टार से, डेल्टा से अगर आपने इसका स्टार ट्रांसफॉर्म किया तो आप कह सकते हैं कि आपका जो है आपने कुछ इसे इस तरीके से किया होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका r/3 हो गया है, ये आपका r/3 हो गया है, ये आपका r/3 हो गया है, ठीक है। पहली चीज। अब दूसरी चीज यहां पर देखिए, क्या चीज है, एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गौर करने योग्य है, इफ द सेम लोड इज कनेक्टेड इन स्टार टू द सेम सप्लाई। अब ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है सेम लोड का मतलब जो है ये भी तो समझ सकते हैं कि आपका जो है स्टार टू डेल्टा ना ट्रांसफॉर्म करते हुए सेम लोड, जो लोड जो है आपके स्टार में कनेक्टेड थे, उन लोड डेल्टा में कनेक्टेड थे, उन लोडों को जो है आपने स्टार में कनेक्टेड कर दिया। तो आपका ये भी तो क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज देखें तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी तो आपकी ये हो सकती है कि आपका ये हो जाए, दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है आपकी ये हो सकती है कि अगर आपका ये हो जाए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपका केस 1 रहता है तो उस केस में जो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, उस केस में आपका आंसर p/3 हो जाएगा। अगर आप केस 2 मानते हैं, केस 2 में आपका पावर में चेंजेस नहीं आएगा, वो आपका p रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लैंग्वेज में एरर है, ठीक है। क्या समझ सकते हैं, p वाट मीटर फॉर ए बैलेंस लोड सप्लाई इफ द सेम लोड। अब यहाँ पे सेम लोड का मतलब ये किसको बात कर रहा है, ये आपका पर फेज के, ये आपके इस डेल्टा के सेम लोड की बात कर रहा है, जो इस आर की बात कर रहा है, या इसके इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, इसके बारे में इसने नहीं बताया है। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट आपको इसलिए मिल सकता है कि आपको लैंग्वेज में क्लियर नहीं है कि आपका इस आर आर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है कि आपने जो है इसका डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्म कर दिया है, या तो पहला ये हो सकता है, या आपने सेम लोड जो है आपने क्या कर दिया, उसी सेम लोड को जो है आपने स्टार में कनेक्टेड कर दिया। अगर उसी सेम लोड को स्टार में कनेक्टेड कर दिया है तो आपका आंसर पी हो जाएगा। अगर उसने आपने स्टार से क्या करा है, डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्म किया तो आपका आंसर p/3 हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आप हिंदी में भी अगर इसकी लैंग्वेज को देखिए, जनरली अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज में एरर रहता है तो आपका इंग्लिश की लैंग्वेज को स्पेसिफाई माना जाता है, उसी पे किया जाता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, पी
इफ द सेम लोड इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट टू द सेम सप्लाई, सेम लोड के बारे में इसने बात करी। अब आप देखिए सेम लोड के बारे में जनरली जब इसने बात करी, अब सेम लोड कौन सा, इसने पर फेज सेम लोड की बात करी है इसने, या इसने टोटल जो है जो स्टार कनेक्टेड जो लोड, डेल्टा कनेक्टेड जो लोड है उसके बारे में बात करी है, वो इसने कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, आपके ए और बी दोनों ऑप्शन जो है सही हो सकते हैं। आप लोग जिसके ऑब्जेक्शन जो है खुद ही बना के इसको ड्रॉ करके आप लोग कर सकते हैं। इफ केस फर्स्ट, इफ द सेम लोड इज कनेक्टेड, सेम लोड बाई मींस पर फेज सेम लोड अगर आप कनेक्टेड करें तो आपका ये आर 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 हो जाएगा, और आपका जो है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्म की बात करें तो आपका फिर ये आर बाई थ्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जो है आप एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इफ द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आपका जो है ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर की जो है मैं कह सकता हूँ कि इधर प्राइमरी साइड हो गई है और इधर ट्रांसफार्मर की आपकी सेकेंडरी साइड हो गई है। यहाँ पर आपका मैंने कहा यहाँ पे V1 I1 है और यहाँ पर जो है आपका V2 I2 है। जनरली होता क्या है, ट्रांसफार्मर में जो है आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए मिल सकता है, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज। अब इसमें आपको पहली चीज ये बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आपका फ्लक्स कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। फ्लक्स कांस्टेंट है कि नहीं है ये चीज पहले आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी। अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं V1 अपॉन F1 इज इक्वल टू V2 अपॉन F2 होगा। किस केस में, जब आपका फ्लक्स कांस्टेंट होगा 0.1 में मान के चल रहा हूं, तो उस केस में अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आपका V1 इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका V2 इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में जो है आपका आंसर हो सकता है A, ठीक है। अगर दूसरा केस में मानूं कि इसका फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स कांस्टेंट के बारे में इसने नहीं कुछ बताया है, केवल कहा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी है। अब सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों कंडीशन में हो सकती है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आपका जो है चाहे फ्रीक्वेंसी फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, अगर फ्लक्स नॉट कांस्टेंट है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आपका जो है V1 और V2 की वैल्यू क्या रहेगी, V1 और V2 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन सेम रहेगी। तो आपका ए और सी ऑप्शन भी हो सकता है। अब जनरली जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम .1 को ज्यादातर कंसिडर किया जाता है। अगर आप देखेंगे नॉर्मली क्वेश्चंस में तो जहां पर भी जो है फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो वहां पे उस क्वेश्चन में जनरली आप जो है V/F कांस्टेंट लेकर ही चलते हैं जब तक कुछ और चीजें ना बताई गई हों। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है कि आपका जो है इंक्रीज भी हो सकता है और आपका रिमेन सेम भी हो सकता है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। पहला केस कब होगा, पहला केस अब होगा जब आप मानेंगे मशीन का आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, तो उसमें V/F कांस्टेंट होना चाहिए, तो V1 अपॉन F1 इज इक्वल टू V2 अपॉन F2, ठीक है। और दूसरा आपका जो है फ्लक्स नॉट कांस्टेंट अगर आपका है तो उस केस में आप वोल्टेज इंक्रीज कर ही नहीं रहे हो प्राइमरी का, तो सेकेंडरी का जो है आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा ही नहीं, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन अगर देखें तो आपका पीएस भीमरा में दिया हुआ है, पीएस भीमरा में इसका आंसर रिमेन दी सेम है, बट आप ये भी क्लेम कर सकते हो कि आपका उसने इस क्वेश्चन में फ्लक्स के बारे में कुछ नहीं बताया है कि फ्लक्स कांस्टेंट है या नहीं है, तो तब तक आप कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हो। तो आपके दोनों के दोनों ऑप्शन पॉसिबल यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स ये टनल डायोड का जो है ये क्वेश्चन जनरली आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स में कहीं पे भी मिल जाएगा। आपका जो है टनल डायोड जो है हैविली डोप्ड पीएन डायोड होता है, मतलब ये इतना हैविली डोप्ड होता है कि इसका जो है डोपिंग लेवल जो है जेनर डायोड से भी ज्यादा होता है, ठीक है। जनरली हम जेनर डायोड को हाईली डोप्ड पीएन डायोड कहते हैं, पर जनरली जो है टनल डायोड भी जो है आपका हैविली डोप्ड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग जो है ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। अभी भी जो है पंतनगर की वेबसाइट पे जाके जहाँ से आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया था वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको किसी भी इनके प्रूफ के लिए अगर आप बात करें तो आपको कुछ प्रूफ एक सानी में मिल जाएंगे, कुछ प्रूफ आपको सेल्फ ड्राइव करने पड़ेंगे, कंडीशंस आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये टनल डायोड वाला आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप जो है कोई स्टैंडर्ड बुक्स लेते हैं, स्टैंडर्ड बुक अगर लेते हैं तो आपको जो है फॉरेन डाटा कोई बुक भी आप लेते हैं तो आपको वहाँ पे एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा, ए टनल डायोड हैविली डोप्ड पीएन डायोड। तो फ्रेंड्स तो आपको फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो है मेरा वीडियो कैसा लगा और आपने जो है आपके क्या ऑब्जेक्शंस के अकॉर्ड ये ऑब्जेक्शंस हैं। अगर आपको लगता है कुछ और ऑब्जेक्शंस होने चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में डालिए। उत्तराखंड का भी एक क्वेश्चन था, चूंकि मैं यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट को डिस्कशन कर रहा हूँ तो इसलिए जो है मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया था।